Namaste, Jai Hind, everybody. Thank you very, very much. And Piyush, thank you very much. I have a long list of questions, but I'm going to keep it aside and ask him first up. Piyush ji, ground पे माहौल कैसा है? आप राजस्थान हम तो ग्राउंडेड लोग हैं, तो हमको तो ग्राउंड पे ही पता चलता है सब कुछ ठीक ठाक है। सब ठीक ठाक है राजस्थान में? राजस्थान तो एक तरफा बीजेपी के लोग जीत रहे हैं। राजस्थान में जो मेरा अनुमान है, मैं परसों ही वहां पे था, कि जो आक्रोश है गहलोत जी के खिलाफ, जिस प्रकार से लोगों को ध्यान में आ रहा है कि बाकी प्रदेश कैसे विकास की धारा में तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं, उनके चारों तरफ वो देख रहे हैं, चाहे हरियाणा हो, उत्तर प्रदेश हो, गुजरात हो, पूरी तरीके से राजस्थान के चारों ओर विकास की लहर चल रही है। ईमानदार सरकारें जनता की सेवा में जुटी हैं और राजस्थान ने अनुभव किया कि वहां पे ना विकास है, एक के बाद एक भ्रष्टाचार के कांड बाहर निकल रहे हैं, आपसी लड़ाई के तो किस्से लेजेंडरी हैं। लोगों में एक भावना आ गई है कि गहलोत सरकार अब नहीं चल सकती। पर ये आपसी लड़ाई तो बीजेपी में भी है, कह रहे हैं। हमारे यहाँ कोई लड़ाई नहीं है। हमारे यहाँ पे हम सब कार्यकर्ता की भूमिका में काम करते हैं और इससे बढ़िया प्रमाण कुछ नहीं हो सकता है कि हमारे कोई मंत्री को भी, केंद्रीय मंत्री को भी कहा जाता है कि आपको चुनाव लड़ना है, तो हम बड़े खुशी खुशी लड़ते हैं। हमें कहा जाता है कि आपको इस बार काम अलग प्रकार का करना है, बड़े खुशी खुशी दूसरे काम करते हैं। अब मैं आपको एक छोटा उदाहरण देता हूं। माननीय जगत प्रसाद नड्डा जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, उन्होंने मंत्री पद छोड़ दिया। मल्लिकार्जुन खड़गे जी कांग्रेस के अध्यक्ष बने, लेकिन अपना कैबिनेट रैंक लीडर ऑफ द ऑपोजिशन पद को पकड़े बैठे हैं, जरा छोड़ने को तैयार नहीं। गहलोत जी को कहा कि आप पार्टी की सेवा करिए, बोलते हैं मैं क्या करूं, कुर्सी मुझे नहीं छोड़ती है। अब ऐसा जो सत्ता का लालच, सत्ता का लोभ है, वो जनता को पसंद नहीं आता। जनता भली भांति देख रही है कि एक तरफ कार्यकर्ता भाव से जनता की सेवा के लिए लोग काम कर रहे हैं, दूसरी तरफ सत्ता की और कुर्सी की राजनीति कांग्रेस में स्पष्ट दिखाई देती है। बट तो जनता के लिए बेनिफिट्स है which the Gehlot government has given, it seems to get a lot of traction on ground, saying कि गहलोत की सरकार में हमें ये सब कुछ मिल रहा है, बट आप कह रहे हैं कि आप रेवड़ी नहीं बांटेंगे। सो देखिए, आपने ध्यान किया होगा कि इस प्रकार की रेवड़ियां तो कांग्रेस हर चुनाव में वादे करती है और कई बार कुछ ना कुछ देने के भी प्रयास करती है, पर हमारे देश के लोग बड़े समझदार हैं। मुझे याद है एक चुनाव में मैं दक्षिणी राज्य में कैंपेन कर रहा था, तो मेरा ड्राइवर उसी राज्य से आते हैं। मैंने पूछा कि भाई किसका हाथ भारी है, तो उसने बताया फलानी पार्टी जीतेगी। मैं कहा उसने क्या ज्यादा प्रलोभन दिया आपको? बोलते हैं नहीं, वो तो दोनों पार्टियां देती हैं, वो तो हम दोनों से ले लेते हैं, पर हमें मालूम है कौन हमारे लिए अच्छा है, हम उसको ही वोट देते हैं। इसी प्रकार से आज हमारे देश की जनता इतनी समझदार है कि अगर कोई छोटी मोटे प्रलोभन देने की कोशिश भी करे अशोक गहलोत जी, वो उसके झांसे में नहीं आएंगे, वो तो ले ही लेंगे। पर उन्हें मालूम है कि जो मोदी जी ने दिया है, चाहे वो 4 करोड़ लोगों को, लगभग 20 करोड़ लोग उसमें कवर हो जाते हैं, 4 करोड़ परिवार में, उनको घर, आखिर 2 लाख रुपए का घर, कितना भी आप छोटी मोटी ये रेवड़ियां बांट लो, वो 2 लाख के घर के बराबर कभी बनेंगे ही नहीं जिंदगी में। आपको मुफ्त में बिजली का कनेक्शन मिलना, गैस का कनेक्शन मिलना, शौचालय के लिए अलग पैसा मिलना, आपके घर तक डिजिटल कनेक्टिविटी पहुंचे, सड़कें पहुंचे, तो एक प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री के गत 9 साढ़े 9 साल में ऐसा कोई परिवार नहीं होगा देश में जिसको जरूरत हो और उस तक लाभ नहीं पहुंचा, कोई ना कोई अलग अलग योजनाओं से। कई लोगों को तो मल्टीपल लाभ पहुंचे, किसान सम्मान निधि भी पहुंची है, महिलाओं को पेंशन भी पहुंची है, मुफ्त में अनाज भी पहुंचता है, स्वास्थ्य सेवाएं 60 करोड़ लोगों को मिलती हैं। अब इस सबको जोड़ें तो हर परिवार को लाखों रुपए का लाभ, पर यह लाभ कोई रेवड़ी के रूप में नहीं है, ये उनको सशक्त बनाने के लिए। क्योंकि आज जब देश में हमारे पास इतनी बड़ी युवा शक्ति है,
अगर आपने ये सुनिश्चित कर लिया, जो मोदी जी का कार्यक्रम रहा है कि पानी, बिजली, रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा, डिजिटल कनेक्टिविटी, सड़कें गांव घर तक, ये जब ऑल दीज बेसिक नीड्स आर टेकन केयर ऑफ, तब युवा युवतियों को जो आशा अपेक्षा होती है वो एक और अच्छे क्वालिटी ऑफ लाइफ की होती है। But Piyush ji, you said the voters become smart. So the voters become very smart by saying, Modi ji, आपसे बैर नहीं, but local level पर हिमाचल, कर्नाटक, the last time राजस्थान, छत्तीसगढ़, local में बीजेपी की खैर नहीं. So that is something that you see that the voters become discerning. नहीं, so how do you? आप 2-3 चुनाव की बात कर रहे हैं, मैं और 4 चुनाव बता सकता हूं जहां हमने बहुत अच्छा किया। वो तो चुनाव में राजनीतिक क्या क्या हेरफेर होता है, देख अलग अलग वजहों से हो जाता है, लेकिन मुझे लगता है कर्नाटक और हिमाचल में जो लोगों को वादे किए गए थे उसको पूरा ना करने के कारण भी एक आक्रोश है और अविश्वसनीयता है कांग्रेस के प्रति, जिसके कारण भी लोग अब उनके झांसे में नहीं आते। But somewhere don't you see Ashok Gehlot as far more as a face? Gehlot जी तो कहते हैं मैं तो यहाँ खड़ा हूँ, I am the chief ministerial face. बीजेपी से कौन है? I'm asking you about कांग्रेस ने आज तक ये नहीं बोला है कि वो हमारे सीएम कैंडिडेट है। आप जरा सचिन पायलट जी के बयान वगैरह देख लो, उनकी जो सुलह की मीटिंग हुई उसमें तय हुआ हम कोई नाम नहीं बताएंगे, हम मिल के लड़ाई लड़ेंगे। तो मिल के सभी लोग लड़ रहे हैं। बट ये कर्नाटक में हमने देखा डीके शिव कुमार, सिद्धरामैया, जयवीरू, they kept the narrative between them. Now here Ashok Gehlot and Sachin Pilot are keeping the narrative between them. So it's all about the conversation between them and not about who within the BJP. I am asking you this because it's a totally different situation in Madhya Pradesh. Madhya Pradesh mein they are saying last time also it was nothing against Mamaji. It was just that we are tired. We want somebody new. There seems to be a sentiment on ground saying we want somebody new, and somewhere the BJP is not ready to offer that. देखिए बीजेपी में जो सामूहिक शक्ति है, हमारे अलग अलग नेता जो प्रभाव रखते हैं लोगों के बीच में, और इतना लोगों को पक्का विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी में कोई सत्ता के ऊपर लड़ाई नहीं होगी, सत्ता के ऊपर पार्टी नहीं बिखरेगी। और आज के दिन ये तीनों राज्यों में, छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, विशेषकर इन तीनों राज्यों में लोग चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की ईमानदार सरकार आए, जो जिस प्रकार के कांड चाहे गहलोत जी के साथ एसोसिएटेड है, चाहे बाघेल जी के साथ एसोसिएटेड है, जिस प्रकार के वजह से एक व्यक्ति के पास इतनी संपत्ति इकट्ठी हो गई है कि लोग आज तक समझ नहीं पाए कि ऐसा क्या जादू कर दिया जो इतनी संपत्ति, प्लेन, होटल्स, देश विदेश में कारोबार कहां से खड़ा हो गया। मैं कमलनाथ जी की बात कर रहा हूं। ये सब चीजों को भी लोग अच्छी तरीके से भली बात। बट इज इट एक्चुअली सच अ बिग स्टोरी ऑन ग्राउंड? छत्तीसगढ़ में देखिए, हमें तो फीडबैक ये मिला है भाई, चावल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, नॉट व्हाट इज हैपनिंग विद बेटिंग ऐप और मनी ट्रांजैक्शंस देयर। इन चावल लास्ट टाइम अराउंड 250 रुपया क्विंटल swung it. This time around if Baghel ji is saying manifesto आने दो फिर देखते हैं, so then how is the BJP going to swing the narrative? मुझे नहीं लगता कि पिछली बार भी कोई चावल 250 रुपए के ऊपर लोगों ने चुनाव में निर्णय लिया होगा। अगर सिर्फ ऐसा ही होता तो उसके बाद लगभग सभी सीटें भारतीय जनता पार्टी लोकसभा में नहीं जीतती। मुझे लगता है कि चावल तो आज मोदी जी मुफ्त में हर महीने 5 किलो सभी को No, but that's where the difference, Piyush ji, that at the center there is nobody questioning Prime Minister Narendra Modi. At the local level, is there an issue with perhaps not strong leadership or convincing leadership with the BJP? Is that a political problem, and is that a barrier that you need to break? Theme is breaking barriers, so I'm bringing it and tying it up with what we're supposed to talk. मुझे नहीं लगता that's a barrier. मुझे तो वो एक हमारी शक्ति दिखती है, that's our strength. The strength lies in the fact that BJP is a party with committed leaders, with leaders who are rooted to the ground, who are connected with the people, who display the highest level of ethics and honesty in their work. And I think the people of India have recognized and are more and more conscious that honest governments are the ones which can truly give benefits to the common man,
truly help them, the next generations, get a better life, a better future. And we, for one, are very convinced that this nation is going to fight against corruption, is going to fight against the politics of dynasty, is going to fight against the politics of appeasement. चाहे वो भ्रष्टाचार हो, तुष्टीकरण हो, चाहे वो वंशवाद हो, इन चीजों को अब भारत की जनता, चाहे प्रदेश में हो, देश में हो, कोई स्वीकार नहीं कर। Indian cricket team is 7 out of 7. So out of 5, how much are you giving the BJP this time? So far in the World Cup. मुझे लगता है कि सभी राज्यों में आपको भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व देखने को मिलेगा। Even Telangana. तेलंगाना में भी लड़ाई चल रही है। It's a long way off. अभी we'll have to wait for how it pans out in the next 3 weeks. 30 तारीख को है चुनाव, तो अभी वहां पे समय है। लेकिन बाकी तीनों राज्यों में और मिजोरम में तो लोकल हमारे पार्टनर्स हैं, एनडीए के पार्टनर्स। अब कहा जा रहा है जिनसे साझा किया आप उन्हीं को डांट रहे हैं। मिजोरम में विपक्ष का ये कहना है कि जिनसे आपने युति की या जिनसे आपने साझा किया, यू पार्टनर्ड विद देम, यू आर एक्यूजिंग देम ऑफ करप्शन। देखिए, जो चीजें कोई भी गलत करेगा, भारतीय जनता पार्टी बिना भेदभाव के भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ेगी, उसमें आप कोई संदेह ना रखिए। भारतीय जनता पार्टी का जो कमिटमेंट है देश के लोगों को, वो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने। So let's say if we look at the India map and the NDA's presence, these 3 states, Rajasthan, Madhya Pradesh and Chhattisgarh, actually tend to give you a perception that even in the states the BJP will win if it is colored saffron. So in these 3 states, I will not ask you about Telangana and Mizoram, but in these 3 states, which are you confident of winning? All 3. All 3. अब स्कोर भी बता दीजिए। स्कोर बताने के लिए मुझे और ज्यादा वहां पे जाना पड़ेगा, आकलन लेना पड़ेगा, पर मुझे लगता है कि राजस्थान तो एकदम स्वीप होगा। मध्य प्रदेश में हम कंफर्टेबली जीत के आएंगे। छत्तीसगढ़ में हिस्टोरिकली अगर आप देखें तो वोट परसेंटेज 1-8% इधर उधर होके वहां सत्ता परिवर्तन हो जाता है। तो इस बार मुझे लगता है कि वहां पे भी सत्ता परिवर्तन होगा। उसमें मार्जिन ऑफ विक्ट्री कितनी होगी, आई हैव नॉट बीन टू छत्तीसगढ़ फॉर कैंपेनिंग, सो आई डोंट नो द ग्राउंड सिचुएशन। कांग्रेस इज सेइंग वो 15 सीटों से आगे हैं आपसे। अच्छा, तो कांग्रेस अगर एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करती है और ऐसा कह सकती है तो आवश्यक है। मुझे जो जानकारियां मिल रही हैं, वहां पे लोगों में बदलाव की भावना है, वो अब बदलना चाहते हैं। और जिस प्रकार के बार बार वादे दिए जाते हैं और उसके सामने ध्यान में आता है कि सैकड़ों करोड़ रुपए के घोटाले और भ्रष्टाचार हुए हैं, तो जनता उसमें माफ नहीं करेगी। In this entire story, what is the combination of Vikas and Vishwas? Because everywhere the conversation is Vikas, but everywhere there is a talk about Ram. So be it in Rajasthan, be it, and Ram and Bajrangbali. So Ram, in Madhya Pradesh, again we had star campaigners talking about Ram Yatra. Even in Chhattisgarh it was spoken about. How important is it? And देखिए, we're building up to the Ram Mandir inauguration. चुनाव का विषय है ही नहीं, हमारी आस्था का विषय। मैं भी अभी आने के पहले पूजा करके आया हूँ। तो भगवान राम हो, बाहुबली हो, हनुमान जी हो, हमारे लिए तो आस्था का विषय है। और हमें बड़ी संतुष्टि है कि हमने भगवान राम के लिए जो भव्य मंदिर का सपना देखा था, और बचपन से हम वो बात सुनते थे और कॉन्फिडेंस से कहते थे कि भारत में एक भगवान राम के लिए एक भव्य मंदिर उनके जन्मस्थली पे बनना चाहिए। अब हमारे आंख के सामने वो होते देख बहुत संतुष्टि मिलती है। लेकिन इसको हमने कभी राजनीतिक विषय बनाया नहीं है। और मुझे लगता है कि विकास के ऊपर, हमारे भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई के ऊपर, और जो जनता ने प्यार और विश्वास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिया है, उसके ऊपर हमारी चुनावी लड़ाई है और उस पर हम बहुत बड़ी ताकत से जीत के आने वाले। So the question which was asked कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को क्यों इनवाइट किया गया है? Why has he been invited? Why does he have to go? अगर आस्था का विषय है तो सबको बुलाइए। पीएम नहीं, सब लोग वेलकम है। आपको भी आना चाहिए 22 जनवरी को अयोध्या। मुझे लगता है हम सबके लिए बहुत गर्व की बात है।
और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी भगवान राम पे अगर आस्था रखें तो मुझे लगता है कि जो लोग राम सेतु पे भी संदेह उठाते थे, जिन्होंने राम की जन्मभूमि के ऊपर भी इतना बड़े बड़े कांड किए, लोगों को मार डाला, कार सेवकों के ऊपर गोलियां चलाई, ऐसे लोगों को भी आज मजबूरन बोलना पड़ रहा है। आपने देखा होगा दिग्विजय सिंह, कमलनाथ, अब सब भगवान राम के गुण गाने में लगे हुए। तो शायद उनको अपनी आस्था का एहसास अब हो रहा है, पर वास्तविकता यह है कि देश के मन और देश के जन जन के मन में, जन जन के दिल में भगवान राम बसे हुए। इसमें कोई ना राजनीति है ना धर्म का विषय, ये भारत की आस्था है। और मुझे लगता है कि सभी लोग निमंत्रित हैं, सभी लोग आमंत्रित हैं। और कांग्रेस पार्टी के नेता जिन्होंने जिस प्रकार से भगवान राम का अपमान किया, बार बार किया, एक बार नहीं, जिस प्रकार से हर संभव कोशिश की कि मंदिर ना बन पाए, जिन्होंने कई बार कोर्टों में एफिडेविट्स किए, ये भी पूछते कि भगवान राम कौन है, और बहुत ही बड़े ओछे प्रकार के एफिडेविट्स फाइल किए, ओछे प्रकार के वक्तव्य किए। मैं समझता हूं अच्छी बात है कि उनको भी आज भगवान राम याद आ रहे हैं, क्योंकि आज उनकी जब हालत खस्ता है तब आश्रय के लिए तो आदमी भगवान राम को याद करे। मुश्किल में सबको राम याद आते हैं सर। तो जब आप मुश्किल में थे तब आपने राम का सहारा लिया था। व्हेन द पार्टी वाज फाइंडिंग इट्स फीट एट दैट टाइम, इट ऑल स्टार्टेड विद फ्रॉम सोमनाथ विद आडवाणी जी। तो राम ने आपका बेड़ा पार लगाया, तो एवरीबडी मे थिंक दैट वे। आपकी जानकारी के लिए इस लड़ाई में हम कोई राम रथ यात्रा से नहीं शुरू हुए, अयोध्या रथ यात्रा से नहीं शुरू हुए। चाहे वो हमारा वैचारिक परिवार हो, डॉक्टर अशोक सिंघल जी और हमारे सभी वरिष्ठ नेता, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के नेता हो, अटल जी हो, आडवाणी जी हो, सभी लोग भगवान राम को आस्था से देखते हैं, भगवान राम को पूजनीय मानते हैं। और हमने शायद 50 से ये लड़ाई लगातार लड़ी है। हमारा कंसिस्टेंट स्टैंड रहा है कि भगवान राम का एक भव्य मंदिर उनके जन्मस्थली पे बनना चाहिए। मुझे लगता है कि इसको हमने कभी राजनीति से नहीं जोड़ा। रथ यात्रा में तो उल्टे आडवाणी जी अरेस्ट हुए थे, उसके बाद गोलियां चली हमारे ऊपर, हमने सरकारें त्याग दी, हमारे राज्यों में इतनी सारी सरकारें हमने त्याग दी, लेकिन हमने अपनी जो कठोर एक प्रतिबद्धता थी कि भगवान राम का मंदिर बनाएंगे, इसको छोड़ा नहीं। मैं समझता हूं कि भारत की जनता को यही पसंद है कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। जब हम कहते हैं हम एक भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाएंगे, तो हम वो करके बताते हैं, वैसा शासन सुशासन दे के काम करते हैं। विकास की बात करते हैं तो कोने कोने तक बिना भेदभाव सब तक लाभ पहुंचे ऐसा विकास करते हैं। तो ये जो विश्वसनीयता है भाजपा के ऊपर, प्रधानमंत्री मोदी जी के ऊपर, भाजपा की टीम के ऊपर, चाहे वो कार्यकर्ता हो, कोई नेता हो, कोई मुख्यमंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, ये विश्वास ही हमारा कॉलिंग कार्ड है। तो इस कॉलिंग कार्ड में राजस्थान में रानी साहिबा आपके साथ हैं? सभी लोग साथ में, वो भी मेरी तरह कार्यकर्ता है, और हम सब कार्यकर्ता पार्टी के लिए पूरी निष्ठा के साथ काम करते हैं। और वसुंधरा जी मुझे लास्ट जब मिली थी बहुत उत्साहित थी, और मुझे लगता है उत्साह के साथ वो भी अपना लड़ाई लड़। ऐसा क्यों लग रहा है कि सेंट्रल मिनिस्टर्स फॉर्मर चीफ मिनिस्टर से ज्यादा कैंपेन कर रहे हैं? ऐसा तो आप कोई चुनाव निकाल लीजिए, मैंने जो 35 साल भाजपा में काम किए हैं, मुझे 35 साल का जो अनुभव है, मैं कह सकता हूं हम हर चुनाव को सीरियसली लेते हैं। हम उन लोगों में से नहीं है कि चुनाव एक राज्य में हो रहा है और हम दूसरे राज्य में घूम फिर रहे हैं। हम बहुत सीरियसली काम करते हैं, अपनी ऑफिशियल ड्यूटीज के साथ साथ जो चुनावी राज्य है उसमें भी जाते हैं, और एक प्रकार से किसी का कोई काम अटकता नहीं है। वी वर्क ओवर टाइम, वी वर्क एक्स्ट्रा टाइम, बट हमारे लिए जनता के बीच जाना, हमारा रिपोर्ट कार्ड देना, जो काम किए हैं वो बताना, जनता की भावना समझना, आगे के लिए योजनाएं हमें किस प्रकार से बनानी चाहिए, वो भी एक लाभ होता है जनता से मिलके बातचीत करके। तो हम तो हर चुनाव में, किसी भी राज्य में क्यों ना हो, मैं आपको एक इंटरेस्टिंग किस्सा बताता हूं। 1991 में, यानी आज से 32 साल पहले, मैं केंद्र कार्यालय से 11 अशोक रोड से भारतीय जनता पार्टी का चुनावी कार्यक्रम देख रहा था।
माननीय गोविंदाचार्य जी हमारे उस समय के जनरल सेक्रेटरी थे, उनके असिस्टेंट के रूप में मुझे जिम्मेदारी दी गई थी 91 के चुनाव। और 91 के चुनाव में जब हमने सब लीडर्स का प्लान बनाए तो अटल बिहारी वाजपेयी जी जो हमारे सबसे स्टार और वरिष्ठ नेता थे, उनके कार्यक्रम में लगभग 35-40% था तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में, पूर्वांचल में, जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी उन दिनों लगभग नॉन एग्जिस्टेंट थी। आज की स्थिति अलग है, पर आज की स्थिति इसीलिए आई कि कंसिस्टेंटली, चाहे हार हो या जीत हो, हमने कभी उसको मापदंड नहीं बनाया, पर हमारा कैंपेन हर राज्य में वही सिंसेरिटी से किया जाता है जो मुझे लगता है एक राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता के नाते हमें करना। पर 1991 हो या 2023, साउथ ऑफ द विंध्यज यू आर नॉन एग्जिस्टेंट राइट नाउ। आप मेरे साथ अगली बार जब मैं एन्न मक्कल जो हमारे अन्नामलाई जी का कार्यक्रम चल रहा है, पदयात्रा चल रही है, उसमें अगली बार मैं जा रहा हूं, मेरे साथ आना। मैं जा रहा हूं, ट्रिची जा रहा हूं। अविश्वसनीय लोगों का प्यार मिल रहा है। हमें हैरानी होती है देख के कि यहां पे कैसे लहर तमिलनाडु जैसे राज्य में भारतीय जनता पार्टी के लिए और हमारे युवा नेता अन्नामलाई जी के लिए जिस प्रकार का प्यार, जिस प्रकार की भीड़ें उमड़ उमड़ के आ रही है, जो रिस्पांस मिल रहा है, मुझे लगता है इट इज अनइमेजिनेबल, एब्सोल्युटली अनइमेजिनेबल। So one of the other aspects of breaking barriers, I've got 18 minutes on the clock, so we'll get to some of your core issues after this. Breaking the barrier of 400, Lok Sabha 2024. Why? Because by 2029, we are looking at delimitation and about 887 seats in the Lok Sabha. Who gave you that number? Aren't we? ना 887 टाइप की डिलिमिटेशन से बढ़त होने की संभावना नहीं है। मुझे नहीं लगता, मतलब मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूं ना, डिलिमिटेशन मेरे हाथ में है, पर कभी भी डिलिमिटेशन से कोई ऐसे डबल या 75% ग्रोथ नहीं होता है। नहीं होगा, छोटा मोटा ग्रोथ हो सकता है, किधर 1-2 सीट बढ़ी, 1-2 सीट कम हुई, इतना ही होता है, ज्यादा नहीं होता। ये भी एक दुष्प्रचार कुछ कांग्रेस के नेता करते रहते हैं टू ट्राई एंड स्केयर अवे द रीजनल पार्टी। No, somewhere this actual action of breaking 400, एक ध्येय, do you think the NDA will breach 400 at Lok Sabha 2024? Quite possible. In fact, ever since the Sri Lanka-India match, the number of WhatsApp messages and memes on social media that I'm seeing about a potential forerunner to the Lok Sabha election for the BJP, I think 400 for NDA may not be very difficult to pass. But how critical is the South, where today the BJP has got no footprint? How critical is the South? That's your assessment that BJP has got no when I footprint. say footprint, I don't agree sizable with that. footprint, I'm just saying you're in opposition in Karnataka, you're nowhere in Telangana, you're nowhere in Kerala, you're nowhere in Tamil Nadu, and they contribute significantly Anand, to that. we were nowhere in West Bengal, we were nowhere in Tripura, Even in Bihar. we were nowhere in any of the northeastern states. I can list out so many places where we were nowhere. Tripura, we had 1% vote. The next election, we had 51%. In West Bengal, we had 0 seats. The next election, we had 18 Lok Sabha seats. So the people of India are smart. जनता सब समझती है और जनता को आज ध्यान में आ गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एकमात्र नेता है जो दिल से पूरी तरीके से जीवन का कण कण जनता की सेवा में। You don't see the 26 parties consolidating their vote share, because there is talk that, you know, Mamta ji came back in Bengal because the opposition consolidated in the final 2 phases. Now if they come together, आप शायद न्यूज वगैरह देखते नहीं है, बिजी रहते होंगे अपनी न्यूज बनाने में, लेकिन हर इंडिया अलायंस का पार्टनर पिछले दिनों में एक दूसरे को गाली गलौज कर रहे हैं, चाहे वो तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच कांग्रेस डीएमके की झगड़े, चाहे वो समाजवादी पार्टी के, तो आपने जो जो वक्तव्य सुने और देखे होंगे, हैरानी होती है। ऐसे तो शब्द आप दुश्मन के लिए भी नहीं इस्तेमाल करते हो जो कांग्रेस के लिए अखिलेश यादव जी और उनके मित्र नेता कर रहे हैं। जिस प्रकार से अभी अभी नीतीश कुमार जी ने आलोचना की कांग्रेस की कि ये क्या हमें बेवकूफ बना दिया, मतलब आई डोंट नो द एग्जैक्ट वर्ड्स, पर सार ये था कि हमें इंडिया अलायंस के नाम पे बेवकूफ बना दिया
और कांग्रेस को तो कोई इंटरेस्ट ही नहीं है इंडिया अलायंस में, कोई बातचीत नहीं हो रही है, कोई आगे नहीं बढ़ रही है। तो पहली बात तो मुझे वो एक अटल जी का पुराना भाषण था ना, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुंभा जोड़ा, ये तो कलावती टाइप कुंभा बन गया। पर द रियलिटी इज कि ये पार्टीज का आप कैरेक्टर भी अगर देखें तो ऐसी एक भी पार्टी नहीं है जो दूसरे राज्य में जाके कोई प्रभाव कर सके। अब अखिलेश यादव जी का आज के दिन उत्तर प्रदेश में ही अस्तित्व खतरे में है, तो वो कौन सा इंडिया अलायंस में और कोई राज्य में एक वोट भी ऐड कर पाएंगे? बट ये सारी ममता बनर्जी, मुझे बताइए पश्चिम बंगाल के बाहर कौन सा ऐसा राज्य है, एक राज्य बता दीजिए पश्चिम बंगाल में एक वोट बढ़ा इनका वोट कंसोलिडेट होता है, उत्तर प्रदेश में इन सारी पार्टियों का वोट कंसोलिडेट होता है, तो फिर बीजेपी की मुश्किलें बढ़ती हैं। जरा भी नहीं। उत्तर प्रदेश में तो पहले भी कंसोलिडेट हो चुका है। जितनी बार ये कंसोलिडेट हुए हैं वैसे हमारा वोट और बढ़ा है और हमारे लिए लोगों में प्यार भी बढ़ा है। और मुझे लगता है इस बार तो जो उत्तर प्रदेश का रिजल्ट आएगा वो ऐसा इतिहास रचने जा रहा है, ना भूतो ना भविष्य। ना भविष्य तो इससे कि वो ऐसा रिकॉर्ड होगा कि देयर विल बी नो बियॉन्ड दैट, बट द वे उत्तर प्रदेश इज डेमोन्स्ट्रेटिंग अफेक्शन फॉर प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड चीफ मिनिस्टर योगी, I would suspect Uttar Pradesh is going to be a complete one-way street. So you're saying all 80 seats? You may land up with a result like that. Wow, fantastic. But one more question. Why is it, like you said, that the Congress does not want to be a part or work in the alliance, but why is it that you are not, the BJP cannot do without the Congress? Is that also true? That you want the Congress to be strong. You BJP cannot do without the Congress. जहां कांग्रेस नहीं है वहां बीजेपी थोड़ा नरम हो जाती है। आनंद, very often in life there are a lot of strategies, there are a lot of when you're playing a game, when you're doing any business or activities, you have a lot of strategies in life, and I think it's not important that we discuss every strategy on public forums. We do not believe we are looking for any such situation that we like Congress or we promote Congress just for the sake of getting more votes. You say Congress Mukt Bharat, but you cannot do Congress Mukt Siyasat. Is that true or not? देखिए, कांग्रेस मुक्त भारत में हम कांग्रेस को तो नहीं खत्म करना चाहेंगे, वो अच्छा है कांग्रेस रहे, गांधी परिवार ने भी देश में रहना चाहिए, अपनी अपनी बातें रखनी चाहिए, नहीं कोई मेरा व्यक्तिगत वो नहीं है कि वो रहे, वो उनका अधिकार है। आखिर वो 4-5 पीढ़ी से एक ही परिवार कांग्रेस चला रहे, आगे भी चाहेंगे कि कांग्रेस में वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहे। लेकिन हमें ऐसा कोई नहीं है। हम जब भ्रष्टाचार मुक्त भारत की बात करते हैं तो वो जब कांग्रेस देश की राजनीति में उनका वर्चस्व कम होते रहेगा तो स्वाभाविक रूप से भ्रष्टाचार खत्म होगा। Now let me ask you, G20. It was a phenomenal achievement for Bharat. Bharat Mandapam became a beacon. Everybody spoke about it. There were a lot of initiatives that were mooted on the sidelines. You see that growth story getting affected because what's happening around us in the region. You see it impacting trade. You see it impacting on our GDP story. If you want to be a 7 trillion economy by 2030, you see all of that being thwarted because of the... Frankly, I don't. I just came back from 2 important programs. One was, of course, the FII that PIF organizes in Saudi Arabia, where I met captains of industry from across the world and counterparts from Saudi Arabia. After that, I was in Osaka for the G7 ministers meeting, trade ministers, where all the G7 countries and many invited countries were there, including from Latin America, Africa, Asia. The enthusiasm about India is absolutely undiminished. They look up to India as the growth engine of the future. Even during my meetings over there, the complaint against me largely was that India is not giving enough time to conclude free trade agreement negotiations fast. Actually, two set of countries
complained against me that your teams are not giving enough attention to our FTA. You are giving somebody else more focus. वो आपसी झगड़े हो रहे थे कि मैं किसको ज्यादा प्राथमिकता दूंगा. दो कंट्रीज वहां ऐसी थी जो कह रही थी कि भाई आपने शुरू नहीं करा हमारे साथ एफटीए का नेगोशिएशन, तो हम चाहते हैं आप उसको स्पीड अप करें. आई एम नॉट बीइंग बोस्टफुल एंड आई एम नाइदर बीइंग एरोगेंट फ्रेंड्स. मैं सिर्फ वास्तविकता आपके समक्ष रख रहा हूं. साथ ही साथ वहां पे प्राइवेट सेक्टर के 4-5 प्रेजेंटेशंस हुए इन ओसाका. सीमेंस था, सुजुकी था, जर्मन एक ग्रुप था. I promise you, every presentation spoke about, and the subject of the presentation was supply chain resilience. Every presentation was revolving around India. Suzuki, in fact, gave us their whole growth story of 40 years in India as a shining example of how good it is to work in India, how attractive it is to invest in India. And my own sense is, the world today recognizes that 1.4 billion Indians, ये जो 140 करोड़ आज भारत के लोग हैं और अधिकांश कम उम्र के लोग हैं, 2/3 इसमें वर्किंग एज में काम कर सके ऐसी एज में. We have the youngest population amongst the large countries. Our average age is 28 point something. अब ये ताकत दुनिया भी देखती है. मैक्सिमम स्टेम ग्रेजुएट्स कहां से आते हैं? तो भारत से आते हैं. स्किल्स और मैनेजरियल टैलेंट किसके पास है? तो भारत के पास है. आज भारत के लोगों के जो रोजमर्रा की जरूरतें हैं, जो मैंने पहले भी गिनाई, बिजली, पानी, घर, कपड़ा, मकान, सड़कें, स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा, वो सब देख रहे हैं कि जैसे जैसे ये सब सैचुरेट हो रही है और हर एक व्यक्ति हर घर तक पहुंच रही है. प्रधानमंत्री स्वयं मॉनिटर करते हैं कि कोई भी प्रोजेक्ट, कोई भेदभाव ना हो धर्म के आधार पे, लिंग के आधार पे, प्रदेश के आधार पे, यहां तक कि ये भी नहीं कि किसने बीजेपी को वोट दिया या नहीं दिया. हर व्यक्ति तक, हर घर तक, हर युवा युवती को ये सब चीजों से युक्त करना जो प्रधानमंत्री जी ने संकल्प लिया है, उसी के कारण आज उनको दिखता है कि एक उत्साह और उमंग से बड़ी अपेक्षा रखने वाला एक देश, जिसके युवा युवती मेहनत करने को तैयार है, वही आगे जाके देश दुनिया में डिमांड क्रिएट करेगा. यही देश है जो जिस पे आप विश्वास कर सकते हो. एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है, तो यहां आपको डेमोक्रेटिक डिविडेंड मिलता है, डेमोग्राफिक डिविडेंड मिलता है, एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी मिलती है, फ्री प्रेस मिलता है जहां आपके जैसे लोग मुझे ऐसे बड़े तीखे सवाल पूछ सकते हैं. यहां पे आपको डिमांड बड़े स्वरूप में मिलता है. तो एक प्रकार से लोगों की आशा टिकी हुई है कि भारत विश्व की अर्थव्यवस्था को भी आगे बढ़ाने के लिए पहल करें. But is this a fantastic sales pitch that everybody is listening to, but nobody is buying? Is there a worry there? And we look at energy security, we look at India being perhaps part of the supply chain or a manufacturing hub. Are we actually doing that, Piyush? That's why I'm asking you. We are importing more and more crude. It's a pressure on our reserves. Have we become the manufacturing hub which can actually supply and give it to the demand? Are we still an attractive market that people trust with ease of doing business? All these aspects are more important. than me. It is the foreigners who come and meet me who tell me this. Only yesterday, despite the fact that many people thought that Hewlett Packard, Dell, all would be unhappy with us, only yesterday the Hewlett Packard CEO was here. And he was profusely praising the Modi government for the outstanding work that we have done to promote the electronic sector in India. Incidentally, मेरे मुंह पे बोला तो मैं समझ सकता हूं कि चलो शायद मंत्री के सामने बोल रहे. I got a call from the Apple CEO late in the night, and he told me it was so nice of you to meet the HP CEO with so much warmth, and he's singing all praises about the meeting and about what is happening in India. Now look at this, two companies. Apple, company which has already made up its mind that they're going to move to India 25% of their global production, who has already started moving their ecosystem to India. Hewlett Packard, they were listing out all the various initiatives where they're already manufacturing and what their future plans are.
A, to make in India, B, to bring the entire ecosystem to India. Now, these are long-drawn processes. They can't happen overnight. If Apple desires, they can't move from 6 or 8% of their global population to 25 in 1 year's time. They can't move the ecosystem of parts in 2 years' time. It will take time. The fact of the matter is, the world today is complaining very often to me that you don't offer enough opportunities for investment. आप क्यों नहीं, मैं सऊदी अरेबिया और यूएई का अगर एग्जांपल लूं, बोलते हैं आपके यहाँ पे कुछ थोड़े बड़े इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज बताओ, 5 बिलियन, 6 बिलियन, 4 बिलियन डॉलर, ऐसे कुछ बड़े और अपॉर्चुनिटीज बताओ। उनका लॉजिक क्या है कि वो बड़ी अपॉर्चुनिटी को कैप्चर करना चाहते हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं, और उसके इर्द गिर्द पूरा इकोसिस्टम एमएसएमईज का, हजारों लोगों को उसके इर्द गिर्द डायरेक्ट इनडायरेक्ट बेनिफिट मिलता है। उनकी लॉजिक उस प्रकार की है। अब भारत भी उस लॉजिक के साथ जुड़ रहा है कि इकोनॉमीज ऑफ स्केल का हम लाभ लें, हाई क्वालिटी मैन्युफैक्चरिंग को इंडिया में लाएं, टेक्नोलॉजी बेस्ड इंडस्ट्रीज भारत की क्षमता बने। और जहां तक इंपोर्ट की बात है, पेट्रोलियम और गोल्ड, ये दो प्रोडक्ट्स में वृद्धि अच्छी खासी हो रही है, पर इसमें पेट्रोल प्राइसेस भी ज्यादा है और वॉल्यूम भी बढ़ रही है। क्योंकि आपने देखा होगा हमारी एनर्जी नीड्स, और वी आर वन ऑफ द ओनली कंट्रीज इन द वर्ल्ड जिसकी एनर्जी नीड कंसिस्टेंटली एवरी ईयर 8 से 10% बढ़ रही है। अब बताइए, ये विकास का ये सिंबल है। Correct, but that also shows dependence, no, Piyush? The fact is that we are not looking at... इसीलिए हम रिन्यूएबल एनर्जी पे इतना फोकस कर रहे हैं। अब आपने देखा इथेनॉल, हमने जब हम सरकार में आए 2014 में तो 1-1.5% ब्लेंडिंग होती थी। हम पिछले वर्ष 12% ब्लेंडिंग तक पहुंच गए। आगे चल, इस वर्ष जो करंट वर्ष है, आगे चल के हम इसको 2-3 साल में 20% तक ले जाएंगे। साथ ही साथ हम रिन्यूएबल एनर्जी को ऊपर बड़ा थ्रस्ट कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, अब 2 व्हीलर्स, तो मेरा मानना है कि अगले 2-3 साल में आइस इंजन 2 व्हीलर्स में खत्म हो जाएगी। सभी लोग इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स यूज करें। गाड़ियों में भी दुनिया भर के गाड़ी के मैन्युफैक्चरर्स भारत आना चाहते हैं अपने नए नए ईवी के मॉडल्स लेके। पीछे सऊदी अरेबिया की भी कंपनी, उन्होंने भी एक कोई कंपनी खरीदी है जो ईवीज बनाती है। वो भी मुझे कह रहे थे कि हम भारत में आके प्रोडक्शन फैसिलिटी लगाना चाहते। पूरी दुनिया में आकर्षण है कि भारत बड़ी मार्केट भी है, भारत में स्किल्स भी मिलते हैं, भारत में वॉल्यूम्स भी मिलते हैं, और भारत में एक अच्छा माहौल जिसमें काम करने में लोगों को आनंद आए। हमने कंप्लायंस बर्डन बहुत कम कर दिया है। कई सारे सुविधाओं से आज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एक तरफ किया भी है, और दूसरा वी आर ए लिस्टिंग गवर्नमेंट। हम कल भी हमारी इंटरेक्शन हुई पूरे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के साथ। करेक्ट। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कल इनॉग्रेट किया वर्ल्ड फूड फेयर। उसके बाद मैं करीब करीब 70-80 छोटे बड़े कंपनियों के सीईओज और मालिकों के साथ, पशुपति पारस जी और मैं, हम दोनों बैठे थे, 2-2.5 घंटा उनके साथ चर्चा की। वास्तव में जो उत्साह लोगों को दिख रहा है, अब मैं आपको एक सिंपल उदाहरण देता हूं विच विल रेस्ट माय केस, बाकी तो मैं और बहुत दे सकता हूं। आज हिंदुस्तान यूनिलीवर है, HUL, एक कंपनी है, 90 साल से यहां काम कर रही है, पर पिछले 10 सालों का उनका जो ग्रोथ देखें, उसका जो भारत में डिमांड और जो भारत में वो मैन्युफैक्चर करके भारत और विदेश भी माल भेजते हैं, उसका जो इंपैक्ट हुआ है, उसका परिणाम यह हुआ कि उनकी जो बड़ी अंतर्राष्ट्रीय एमएनसी है, उसकी जो अंतर्राष्ट्रीय वैल्यू है, द इंटरनेशनल वैल्यूएशन ऑफ लीवर्स, उसका 40% सिर्फ भारत की एक छोटी सी उनकी सब्सिडरी का है। वो 40% ऑफ द ग्लोबल वैल्यू ऑफ लीवर्स कम्स आउट ऑफ इंडिया। और मैंने जैसे ही ये बात उजागर की तो 2 और सीईओज ने कहा कि हमारा भी शेयर इंडिया में बढ़ते जा रहा है। तो ये नई हमारी कल्पना के बाहर स्थिति बनती जा रही है। दुनिया देख रही है कि भारत फ्यूचर है। मुझे लगता है कुछ विपक्ष के हमारे मित्रों को अगर ये ध्यान में आ जाए कि भारत फ्यूचर है और नकारात्मक सोच से सकारात्मक पॉजिटिविटी की तरफ जाए, तो शायद वो भी देश हित करेंगे और उनका भी हित कुछ देशवासी छोटा मोटा कर पाएंगे। और एक बात कहूं, आपने पता नहीं देखा कि नहीं, ऑस्ट्रेलिया के लीडर ऑफ द ऑपोजिशन शॉर्ट विजिट में भारत आए थे, या जब पीएम वहां गए थे, उनके वक्तव्य है वो सुनने लायक है।
वो उनको भारत के नेताओं पे, मतलब ऑपोजिशन के लीडर, मैं समझ सकता हूं सरकार को तो वहां तो सर ऑपोजिशन लीडर्स को भी भारत पे ज्यादा विश्वास है और मोदी जी के ऊपर देखते हैं कि वो विश्व की समस्याओं का समाधान भी वो कर सकते। सर देखिए, चाइना पे उन्होंने भरोसा किया, धोखा मिला, सो दे आर लुकिंग टुवर्ड्स इंडिया. आर वी गोइंग टू लिव अप टू दैट इज इंपॉर्टेंट. आई गॉट 40 seconds on the clock, so quickly I'll ask you. Jaishankar ji is going to come at the HTLS Leadership Summit towards the evening. So this economics of it and the geopolitics of it, you're like daya baya and you try to keep it separate, but how much of it impacts actually? देखिए डॉक्टर जयशंकर मेरे सीनियर कलीग है, मेरे बहुत ही क्लोज मित्र भी हैं, एंड आई एम अ बिग फैन ऑफ हिज. ही इज आवर रॉक स्टार. ही हैज ट्रूली मेड इंडिया प्राउड अक्रॉस द वर्ल्ड. एंड मुझे लगता है आज देश में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो गर्व से जयशंकर जी जिस प्रकार से भारत का परचम मोदी जी के मार्गदर्शन में विश्व में लहरा रहे हैं, आज एक भी देशवासी नहीं होगा जो उससे परिचित ना हो और खुश ना हो. और चाहे वो जयशंकर जी हो, चाहे मैं हूं, हमारे अलग अलग विभाग हैं, हम सब मिलके मोदी जी के आशीर्वाद से, उनके मार्गदर्शन में देश को सुरक्षित रखने के लिए, देश के लोगों की भावनाओं को साझा करते हुए, ध्यान में रखते हुए देश को और मजबूत बनाने के लिए दिन. देखिए सर, टाइम खत्म हो गया, पर पूछना चाहूंगा, कनाडा और यूके के साथ एफटीए में जियोपॉलिटिक्स का फर्क नहीं पड़ा? देखिए कनाडा के साथ हमने कोई बातचीत नहीं रोकी है, उन्होंने रोकी है. वहां कुछ भ्रम है लोगों के, उनके नेताओं के पास. वो भ्रम पूरी तरीके से बिना किसी आधार के हैं. वो उनको नुकसान होगा, भारत को नुकसान नहीं होगा. हमारी मार्केट बड़ी है, हमारे यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज है, वो उसका खामियाना कनाडा और कनाडा की इकोनॉमी बढ़ेगी. उत्तर प्रदेश यूके के साथ तो चर्चा चली रही है, अच्छी चल रही है, और उसमें हम सब, चाहे जयशंकर जी हो, माननीय निर्मला जी हो, मैं हूं, हम सब मिलके एक साथ निर्णय लेते हैं, देश हित में, जनहित में लेते हैं, लोगों के साथ, स्टेक होल्डर्स के साथ सलाह करके निर्णय लेते हैं. ये पुराने एफटीएस नहीं है जो कांग्रेस के समय हुए हैं, जिसको रोज भारत के उद्योग जगत, व्यापार जगत से लोग रोज गाली देते हैं, रोज कंप्लेंट करते हैं कि वी डिडंट गेट अ फेयर डील. हमारी देखिए जो कोई एफटीए हुई हो, उसका कोई क्रिटिसिज्म आपको देखने नहीं मिलेगा. लेडीज एंड जेंटलमैन, श्री पीयूष गोयल. Thank you so much, Mr. Goyal. It's always a pleasure to hear you, sir. Thank you, Anand. Ladies and gentlemen, we're moving on to our next session from politics.